हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज जो है ना क्लास 10 का जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाश का परावर्तन, उसका जो वन लाइनर फॉर्म में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। यदि ये वीडियो आप देख लेते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला 2025 में जो जितने भी साथी एग्ज़ाम देने वाला है फाइनल बोर्ड का, तो उसके लिए जो ये रामबाण साबित होने वाला है। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 और क्लास 12 का जो संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, बिना समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हमारा पहला जो है ये है कि पॉइंट है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। एक नंबर में पूछ देगा प्रकाश क्या है, तो हम लोग को टिक करना क्या है, ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा नंबर में है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तीसरा नंबर है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश गमन करती है, तो आपको जो टिक लगाना क्या है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल पूछ देगा आपको निर्वात में प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है, तो हम लोग को टिक करना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड, या इंग्लिश में भी रहे चाहे हिंदी में रहे, तो इसको टिक करके आना है, ठीक है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है। अगला है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह क्या कहते हैं? हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश पुंज जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो पदार्थ स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसको क्या कहते हैं? 1 मिनट, यहाँ पे मिस्टेक है। जो पदार्थ प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या कर देना है, नहीं करते हैं, ठीक है। जो पदार्थ प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते उसको अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद सूर्य, तारा, दीपक, ये सब क्या है? आत्मदीप या प्रदीप्त वस्तु हैं। जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मदीप या प्रदीप वस्तु कहते हैं। और जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आत्मद्वीप या अप्रदीप वस्तु कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्रदीप्त हो जाएगा, यहाँ पे जो है ना अप्रदीप्त हो जाएगा, अप्रदीप्त है ना, अप्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, ठीक है। आगे है सूर्य, तारा और दीपक, इससे क्या है? यानी आत्मदीप्त, यानी स्वयं जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक। अगला है वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। आगे है कि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त पदार्थ है। स्वयं अपना प्रकाश जो उत्सर्जित नहीं कर पाते हैं। आगे है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? समांगी और विषमांगी 2 माध्यम होते हैं, ठीक। अगला है जल और कांच कैसा माध्यम है? तो ये समांगी माध्यम है। हवा का मिश्रण कैसा माध्यम है? तो ये विषमांगी माध्यम है, ठीक है। कांच, पानी, हवा इत्यादि क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। उसके बाद ईंट, पत्थर, टेबल इत्यादि क्या? अपारदर्शी पदार्थ है। यानी जो पदार्थ के आर पार जो आसानी से नहीं देखा जा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच इत्यादि क्या? पारभासी पदार्थ है। यानी पारभासी पदार्थ किसको बोलते हैं? जिससे प्रकाश जो आंशिक रूप से पार कर पाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ बोलते हैं। तो तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। आगे है चांदी सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। चांदी जो है सबसे अच्छा परावर्तक सतह भी है। चांदी सबसे अच्छा जो है विद्युत का सुचालक भी होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसका। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन परावर्तन? एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन, ठीक। उसके बाद अभिलंब दर्पण सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? तो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कह देगा अभिलंब जो है दर्पण सतह के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो हम लोग को ठीक करना है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगला है
प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अगला है प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल तथा वक्र सतहों के लिए समान होती है। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम जो समतल सतह हो या वक्र सतह हो, सबके लिए क्या होता है? समान होता है। तो प्रकाश का परावर्तन में हम लोग क्या देखते हैं? ये आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है, जैसे मान लीजिए ये है सतह है, ये है आपतन किरण, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ये कोण और ये कोण जो क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, ये जो अभिलंब बीच में डाल देते हैं तो ये जो आपतन कोण है, ये जो परावर्तन कोण है, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। आई और आर ये दोनों जो क्या होता है? बराबर होता है ना। ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और उससे वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर दिया गया है। तो आभासी प्रतिबिंब को में दिया है, प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन इसको वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है ना। आभासी प्रतिबिंब ये दर्पण के पीछे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब ये दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब ये हमेशा सीधा होता है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। ये है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। ठीक, आगे देख लेते हैं। समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के समान का आकार का होता है ना। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के समान आकार का होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन दर्शाता है ना। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं? अभिसारी। ठीक है, बने रहिएगा, आगे देखते हैं। आगे है उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। आपतित किरण अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये है आपतित किरण और ये है क्या? ये है अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। उसके बाद है परावर्तित किरण अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। ये है परावर्तित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण बोलते हैं। उसके बाद दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं, है ना। दर्पण की सतह के मध्य बिंदु क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? वक्रता की त्रिज्या की आती है, यानी F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। ठीक है, अगला है यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो F बराबर R/2 होता है। ये भी बता दिए। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है ना। आगे है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें पुनः परावर्तित होकर उसी दिशा में लौट जाती है। आगे देखते हैं, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। आगे है अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है ना। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और आभासी। उसके बाद अवतल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ दिया है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसके आकार की सारणी दिया गया है ना। F और P के बीच यदि वस्तु की स्थिति F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा होगा? वो काल्पनिक और सीधा होगा, और यानी प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। ये चार्ट को जो बढ़िया से याद कीजिएगा। ठीक है, यदि वस्तु फोकस पे हो तो ये इसका जो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा।
और प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बहुत छोटा बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। उसके बाद जब एफ और सी के बीच हो तो सी और अनंत के बीच बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि सी पर हो तो सी पर ही बनेगा, वस्तु जो प्रतिबिंब जो वास्तविक और उल्टा रहेगा और वस्तु के बराबर होगा। उसके बाद जब सी और अनंत के बीच में हो तो सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आगे देख लेते हैं इसका। और दिया है अनंत पर जब वस्तु हो तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ये था जो है अवतल दर्पण पे बने प्रतिबिंब। अब हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण पे बने प्रतिबिंब की प्रकृति और उसके आकार का सारण। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, जब अनंत और पी के बीच में हो तो पी और एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, काल्पनिक और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ये था अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो हजामती दर्पण के रूप में होता है, रोगियों की कान, नाक, गले इत्यादि की जांच करने के लिए होता है, सोलर कुकर में होता है, सर्च लाइट, टॉर्च, गाड़ियों के अग्निदीप में इत्यादि में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे है 52 नंबर सवाल है, धूप में कागज के टुकड़े को जलाना हो तो कागज के टुकड़े पर कहाँ पे रखना चाहिए, फोकस पे, है ना। धूप के यानी कि धूप में कागज के टुकड़े जलाना हो तो फोकस कागज को कहाँ रखना चाहिए, फोकस पे रखना होगा, है ना। अब जानते हैं हम लोग अब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट में होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, ये तो बढ़िया से देख लीजिएगा कौन सा किस में जो फोकस धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, इसका PDF जो टेलीग्राम में डाल देंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। तो दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र बराबर क्या था, 1/V प्लस 1/U बराबर क्या था, 1/F होता है, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर क्या होता है, 1/F होता है। ये है दर्पण सूत्र। उसके बाद प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्धन बोलते हैं, है ना। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आवर्धन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं, यानी अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। उत्तल दर्पण से प्राप्त आवर्धन धनात्मक होता है ना। उत्तल दर्पण से प्राप्त धनात्मक क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो आवर्धन बराबर होता है -V/U होता है ना। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है ना। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरी और उठी हुई रहती है। दोस्तों ये था 64 VVI ऑब्जेक्टिव जो चैप्टर 1 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले दोस्तों के लिए जो काफ़ी जो हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को भी देख लीजिए, इसका जो PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।